नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम मंजिल में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है परीक्षाओं के लिए कैसे करें सामान्य ज्ञान की तैयारी। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नवनीत कुमार लठ, जो कि एक अधिवक्ता हैं और एक गाइड टीचर भी हैं। तो डॉक्टर लठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। देखिए डॉक्टर साहब, जो बच्चे हैं, चाहे हम स्कूलों के बच्चों की बात करें, चाहे कॉलेजेस के बच्चों की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, हर बच्चे का सपना है कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में हम उतरें, हम उसमें सफल रहें और जीवन में आगे चल के कुछ अच्छा बने, एक अच्छी पोस्ट पे आएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको दें और उनको हम क्लियर करें। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी हमने पाया है जो चीज़ है वो है सामान्य ज्ञान। तो अगर इन प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम आपसे पूछें तो सामान्य ज्ञान आप हमें बताइए कि सामान्य ज्ञान क्या है? जी मैम, सामान्य ज्ञान हम लोग एक जो विषय, सारे ही विषयों का एक समागम, एक मिक्सचर हम कह सकते हैं जी। कि जो बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हम लोग किसी सब्जेक्ट्स को, जिन भी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे या डिस्क्रिप्टिव के तौर पे जब पूछा जाता है, जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे भारत के राष्ट्रपति इस समय महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं जी। तो ये सामान्य ज्ञान एक चार, अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएं कि भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति महोदय कौन है, तो उसमें से सामान्य ज्ञान के तौर पे हम रामनाथ कोविंद जी का नाम ले सकते हैं जी। इसी प्रकार से इसका जो एक एक्सटेंशन होता है, इसका जब विस्तार किया जाता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसे सामान्य अध्ययन का नाम भी दे दिया जाता है जी। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि सामान्य अध्ययन में हम उसको बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। जी। तो जैसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जी। कब राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो उसका निर्माण भारतवर्ष में हुआ, जी। अंग्रेज़ों के बाद किस हिसाब से हमने राष्ट्रपति की जो पदवी है वो हमने वहाँ पे हमने उसको अपनाया। जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में रहती हैं। जी, एक प्रतियोगी परीक्षा का सवाल मुझे भी याद आ रहा है कि ये तो हम सबको पता होता है कि इस ईयर में, इस साल में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, लेकिन एक सवाल ये था कि किस व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। तो आपका अर्थ है कि सामान्य अध्ययन में ये चीज़ें आती हैं। वो गहराई से जब हम उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कई परीक्षाएं हैं, आप समझ सकते हैं कि एक पटवारी से लेकर जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में एक IAS लेवल तक की जो परीक्षाएं हैं, सबका एक बेस जो है वो सेम रहता है, जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन है। पर जैसे ही कोई कंपटीशन या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो मुख्यतः टफ लेवल तक जिसे कह सकते हैं आती है, तो उसमें वो सामान्य अध्ययन का योगदान ज़्यादा रहता है और सामान्य ज्ञान जो है वो एक कॉमन है, जो सभी एक किसी भी पढ़े लिखे, जैसे मान लीजिए किसी एक ग्रेजुएट से उम्मीद की जाती है कि उसे वो ज्ञान होना ही चाहिए। जी, मतलब कि जो परीक्षा लेने वाला है वो ये चाहता है किसी व्यक्ति से कि ना सिर्फ आपको एक सामान्य ज्ञान की बात पता होनी चाहिए, बल्कि उस ज्ञान की जो डेप्थ है, जो गहराई है, आपको वो भी पता होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा कि जो गहराई है, जैसे अगर आप संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो NDA की परीक्षा देते हैं, IAS की परीक्षा देते हैं, CDS OTA की परीक्षा देते हैं, हमारे हिमाचल में HS की परीक्षा है, अलाइड की परीक्षा है, पटवारी की परीक्षा है, कोई भी परीक्षा है, तो उसका एक पैटर्न सेट किया जाता है। तो उसमें जब जितना बड़ा कंपटीशन होगा, जितना ऊंचा, उतना ही ज़्यादा संघर्ष होगा। तो उस हिसाब से वो कंपटीशन का, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं ताकि उसकी जो स्टडी है वो पूरी वो दर्शा सकें। प्रारंभिक परीक्षा होती है सबसे पहले, फिर मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू या वाइवा होता है। तो ये तीनों ही स्तर पर सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का जो है उसको टेस्ट किया जाता है। जी, तो देखिए आपने जैसे कि कहा कि जो प्रारंभिक परीक्षा है और फिर जो दूसरी मुख्य परीक्षा होती है, इन दोनों में ही सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन ज़रूरी होता है। इसका महत्व हमें बताइए कि इसका महत्व क्या होता है? देखिए, रोज़मर्रा के जीवन में किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि उसे आसपास का, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रपति का पद है, गवर्नर ऑफ हिमाचल की पोस्ट है, या
कोई कानूनी हमारे अधिकार हैं, या जैसे मान लीजिए कोई FIR करवाता है, किसी के घर में चोरी होती है, या कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी जो कोई चालान जैसे किसी की गाड़ी का होता है, तो कोई लॉ की जानकारी है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जानकारी है, भूगोल की जानकारी है कि हम दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है, हिमाचल के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, तो इस हिसाब से किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का थोड़ा सा ज्ञान उसे हो, और जो कंपटीशन में जा रहा है व्यक्ति, जो बच्चे जा रहे हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उसकी गहराई तक वो लोग स्टडी करें, ताकि वो एक अच्छे प्रशासक बने। उन्हें जानकारी हो कि हिमाचल में, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हिमाचल में क्या कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो ये सारी जानकारी जो है इस वजह से सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का महत्व जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। जी देखिए डॉक्टर नवनीत, आप एक अधिवक्ता हैं, साथ ही आप एक गाइड टीचर भी हैं, तो आप किस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, मतलब किस तरह से आप गाइड करते हैं बच्चों को ताकि वो एक सही दिशा में आगे बढ़ें? जी मैम, मेरा एक्चुअली 2007 में LLB करने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, और साथ में जब मैंने LLM और PhD करने के लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय से MA इकोनॉमिक्स करने के लिए मैं गया जी, तो मेरा थोड़ा सा झुकाव जो है ये टीचिंग की तरफ ज़्यादा हुआ जी। और उसके बाद जो है मैंने एक NDA लेवल पे, सैनिक स्कूल लेवल पे, CDS IS HS लेवल पे पढ़ाना शुरू करा जी। और आप कह सकते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले जी। तो क्योंकि जैसे आप परिचित हैं कि अधिवक्ताओं को भी पूरा दिन तो कोर्ट में निकल जाता है जी, बिल्कुल। तो सिर्फ सुबह और शाम जो है एक फ्री क्लासेस के तौर पे जो है मैं अपने आप को अवेलेबल करवा पाता हूँ जी। मतलब आप बच्चों की फ्री क्लासेस आप लेते हैं? क्योंकि जो भी समाज, जो भी हमने आज तक कुछ हासिल किया है या हम कर पा रहे हैं जी, ये बहुत सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जो भी समाज से हमने लिया है, तो किसी ना किसी रूप में कोई बड़ा काम तो हम नहीं कर सकते जी। कोई बहुत बड़ा, हम लोग कोई ऐसे बहुत बड़े खानदान से नहीं आते हैं बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं जी। तो जस्ट ये कह सकते हैं कि सुबह और शाम जो टाइम निकल पाता है, तो अलग अलग जगहों पे जो भी सामान्य जो NGOs के थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी सालों से मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ और होपफुली आगे तक लेता रहूँगा जी। तो आप क्लासेस भी ले रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज्ञान होगा इस चीज़ का कि जो स्टडी मटेरियल है वो उसकी उपलब्धता क्या है और कहाँ से ही उपलब्ध हो सकता है? जी देखिए, आज के ज़माने में एक तो ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज़्यादा है जी, और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनका थोड़ा अभाव तो हिमाचल में खटकता है, क्योंकि हिमाचल में कई बार कोई मटेरियल नहीं पहुंच पाता है जी। बट जैसे अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो काफ़ी किताबें जो हैं, जो जैसे पर्टिकुलरली हिमाचल को आप लेके चलिए, तो हिमाचल के ऊपर बहुत सारी ऑथेंटिक किताबें हैं जी, जो बहुत ज़रूरी हैं एक हिमाचली प्रतियोगी परीक्षा के लिए जी। उसके अलावा ऑनलाइन भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, और वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है लॉन्ग रन में जी। और वही है कि हमें एक चूज़ी होना पड़ता है इसमें, क्योंकि अगर हम 1000 किताबें ले लेते हैं जी, और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब तो हमारा कंपटीशन हो ही नहीं सकता जी। तो सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है जी। तो देखिए, हम अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक जो परीक्षार्थी है वो उसको कैसे पता लगे कि क्या चीज़ रेलेवेंट है, मतलब क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए, पढ़ने के मामले में तो ऐसा ही है कि सब सोचेंगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, मैं सब कुछ पढ़ लूँ, पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम जिनको अवॉइड करें तो काम चलेगा? जी, उसमें इररिलेवेंट जो फैक्ट्स हैं ना जी, इसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि किताब में 1600 पेजेस हैं जी। अब कोई भी पुस्तक है सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के नाम पर मार्केट में उतार दी जाती है जी। अब उसमें से कौन सी तिथियां गलत हैं, कौन सा मटेरियल ऑथेंटिक है, नहीं है, इसी के लिए शायद गाइडेंस या गुरु या गाइड की आवश्यकता पड़ती है जी। कि आपको कुछ उसमें से चूज करके बताएं, कुछ सिलेक्ट करके बताएं कि इसमें से ये चीज़ आपको रेलेवेंट नहीं है या आउटडेट हो चुकी है जी। तो इसी के लिए ये मतलब गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि एक जो परीक्षार्थी है, ज्ञान के लिए उसको गुरु की ज़रूरत होती है जी। तो, ये तो हमारे समाज में, हमारे धर्म में ये पहले तो से वैदिक काल से ही प्रचलित है कि ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिना ज्ञान तो होता ही संभव ही नहीं है। हम लोग भी आज जहाँ पे बैठे हैं तो अपने गुरुओं को ही बदौलत बैठे हैं जी। जी बिल्कुल।
तो देखिए, जैसे आपने ये स्टडी मटेरियल बताया कि ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, और हम इसकी जो है सिलेक्टिव स्टडीज़ भी कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। पर क्या ये जो ऑनलाइन मटेरियल जो है, क्या वो निःशुल्क उपलब्ध है या उसके लिए भी कोई हमें शुल्क देना पड़ता है? जी, मैक्सिमम मटेरियल तो मैम ये निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध है जी। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि काफ़ी इररिलेवेंट फैक्ट्स भी डाल दिए जाते हैं। जी। अब जो बच्चा पढ़ रहा है उसे तो जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत जी, है। जी। तो इस वजह से कई बार वो कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है, भ्रम पैदा होता है कि भाई हमें ये पढ़ना चाहिए या क्या छोड़ना चाहिए। तो इसलिए फिर कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, वो ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। जी। वो कुछ एक पेड भी होता है जी। पर मैंने फिर से मैं वही कहूँगा जी कि उसमें से उसको कंपैरेटिवली सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। कि गलत हम ना पढ़ें। जी। जी। मतलब कि जो जिसके लिए हमें शुल्क देना पड़ रहा है, जिस ऑनलाइन मटेरियल के लिए, उसमें भी थोड़ा सा हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है। जी जी, त्रुटियां तो कहीं भी संभव हैं, गलतियां तो किससे भी हो सकती हैं। जी जी। अब कोई टाइपिंग मिस्टेक है, मान लीजिए कोई 1687 में कोई राजा का राजकाल शुरू होता है जी। और किसी बुक में मान लीजिए उसे 1887 लिख दिया गया है। जी। तो बच्चा तो उसी को पढ़ के अपने कॉम्पिटिशन्स देगा। जी जी। और वो पेपर में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। जी। तो एक एक नंबर पे जहाँ पे मेरिट रुक जाती है, तो वहाँ पे सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मटेरियल तो अब आज के ज़माने में तो हाईटेक ज़माना है, तो सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं। जी। तो देखिए, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, तो अब का समय तो ऐसा है कि पहले से ही जागरूक हैं। स्कूल के बच्चे ले लीजिए, कॉलेज के बच्चे ले लीजिए, पर उनका ये है कि उनकी जो एकेडमिक जो स्टडीज़ हैं वो भी साथ में चल रही हैं और वो साथ में तैयारी भी करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियां हैं उनको जारी रख सकते हैं अपनी एकेडमिक जो पढ़ाई है उसके साथ साथ? जी, स्कूल लेवल पे जैसे शुरुआती दौर में 6 से सैनिक स्कूल की तैयारी होती है। जी। कई लोग सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, तो 6th और 9th से वो लोग स्टूडेंट्स को लेते हैं। उसके बाद एनडीए, जैसे अभी लड़कियों के लिए भी एनडीए में सीटें इन्होंने उपलब्ध करवा दी हैं सरकार ने। जी। तो इससे ये है कि अगर आप बेसिक्स हमारे क्लियर हैं स्कूल लेवल पे और साथ में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सिलेबस को समझें, जी, मटेरियल को कलेक्ट करें और थोड़ा थोड़ा साथ में बचपन से ही अगर हम पढ़ाई करें, जी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन निकालना इजी हो जाता है। जी। रादर देन कि हम अचानक +2 के बाद या +1 में पढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय वो मटेरियल या इतना ज़्यादा सिलेबस या क्रैश कोर्सेज जैसे एक बड़ा जी प्रचलन है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लाभ होता है। जी, क्योंकि क्रैश कोर्सेज में तो शायद ऐसा होता होगा कि आप सिलेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड पढ़ पाते हैं। आपको जितना गहराई में जाने की ज़रूरत है उतना तो आप क्रैश कोर्सेज में जा नहीं पाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है जी कि इसमें जैसे 6ठी से 12वीं तक की परीक्षा है जी, तो 6ठी से 12वीं तक का सिलेबस आप 45 दिन में कैसे एक बार में किसी को करवा देंगे? जी, बिल्कुल, और वो उसके बाद जाके सिलेक्ट भी हो जाएगा। जी, तो इसके लिए एक बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो जो ये परीक्षार्थी हैं, इनको किस तरह से अपनी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए ताकि इनकी तैयारी में कभी भी बीच में कोई विराम ना आए, या फिर अगर विराम आए तो वो तब आए जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हों? जी, तैयारी की शुरुआत में तो जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की मैगजीन्स उपलब्ध होती हैं जी, तो करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं कि रोज़मर्रा की खबरें आपके पास हों। जी, जैसे आज का कोई जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर हमले की खबर है, जी, जी, तो ये चीज़ें अगर आप अपडेट रहते हैं रोज़ और उसको आप थोड़ा बहुत नोट्स में लिखते हैं और थोड़ा सा कोई करियर मैगजीन को फॉलो करते हैं और बेसिक एनसीईआरटी जैसे 6 से लेकर 12 तक की बेसिक एनसीईआरटीज़ को आप पढ़ते हैं, जी, तो फिर आप एक बहुत अच्छा बेस बनाते हैं ताकि आप पहले या दूसरे चांस में अपना कॉम्पिटिटिव क्लियर कर सकते हैं। जी। मतलब कि जो आप जिस तरह की रूटीन स्टडीज़ में है, रेगुलर स्टडी में है, आप एक अध्ययन में है, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें सिर्फ आगे आगे बढ़ते जाने थोड़ा की सा उसमें ज़रूरत से एक्सटेंशन करने की आवश्यकता है। जी, क्योंकि स्कूल की जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सारी आपके कंपटीशन में काम ही आने वाली हैं। जी, तो चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, जी। ये सारी चीज़ें आपके कंपटीशन में काम ही आएंगी। तो अगर आप उनको पहले से ही ध्यान में पढ़ते हैं और उनको थोड़ी सी नोट्स मेकिंग जिसे कहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, तो जब रियल में आप कंपटीशन देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जी।
तो जैसे देखिए डॉक्टर नवनीत की आजकल का जो समय है, तो हम इस चीज़ से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं, ना ही इस बात को अवॉइड कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल थोड़ा सा जैसे नशे की प्रवृत्तियां हैं, इनमें पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या उनकी पढ़ाई पर इस चीज़ का, ऐसी आदतों का गलत असर पड़ेगा? अगर गलत असर पड़ता है तो वो किस हद तक पड़ता है? देखिए, इसमें अगर कोई व्यक्ति या बच्चा छोटी उम्र में किसी व्यसन में पड़ जाता है, किसी नशे की का शिकार हो जाता है, तो उसका उसके करियर पे, बॉडी पे, माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जी। इसी वजह से यहाँ पे जो भारतवर्ष में ही आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो करियर की बजाय नशों में या फैशन की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव चला गया। जी। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है कि उनको आप जब कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीचर के लिए या पेरेंट्स के लिए, सबसे ज़्यादा कि उसको पहले तो उन्हें सही रास्ते पे लाना है, जी। तब जाकर उसको आप कंपटीशन की तैयारी करवा सकते हैं या लाइफ में कहीं एडजस्ट करवा सकते हैं। जी। तो काफ़ी अवेयर रहने की आवश्यकता मुझे लगता है कि भाई पेरेंट्स का, स्कूल्स का, समाज का बहुत बड़ा दायित्व है कि नशों से कम जो है बच्चों को बचाएं पहले, जी। और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जिसे है वो आदत डालें। जी, क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। तो अगर स्वस्थ बच्चा होगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ होगा, और दिमाग स्वस्थ होगा तो ही वो पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो डॉक्टर नवनीत, ये जो दिनचर्या है एक परीक्षार्थी की, वो किस तरह की होनी चाहिए? मतलब ऐसा कहा जाता है यूजुअली कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, 6 बजे उठ जाएं, पढ़ाई करने लग जाएं। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ऐसा करना चाहिए या फिर थोड़ा लेट उठ के भी चलेगा? देखिए, इसमें सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, ये सभी मानते हैं जी। पर जहाँ तक मेरा संबंध है कि जो आदमी पूरा दिन स्कूल में रहेगा या फिर ट्यूशन या कोचिंग के लिए जाएगा या जिम जाएगा या खेलने जाएगा, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सुबह जो जल्दी उठते हैं सिर्फ वही कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं या वही अच्छे ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो हम लोग भी शायद बहुत ज़्यादा रातों को जागते रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हमारा, आपको मालूम है कि रातों को ही होता है जब पूरी शांति होती है और आपको टाइम ही तब मिलता है। जी। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि कोई सुबह उठता है इसीलिए वो कंपटीशन में ज़्यादा सफल होगा। तो अगर वो पूरी एक दिनचर्या बनाता है और सबसे पहले अपने एम से इमोशनली, जिसे कहते हैं कि इफ़ यू आर अटैच्ड टू योर एम इमोशनली, अगर आप अपने एम के बिना नहीं जी सकते हैं, आपको ये यहाँ तक एक सीमा को आप लांघ जाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह जल्दी उठते हैं या रात को ज़्यादा देर तक जागते हैं। और अच्छा रहता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या सुबह जल्दी उठ के कर सकते हैं, अच्छा है। नहीं तो आप अपने स्कूल के बाद या अपने स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें। जी। कहने का आपका मतलब है कि जब भी किसी परीक्षार्थी का फोकस, ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ लगे, उसको उसी समय पढ़ाई करनी चाहिए। कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना, अगर आपको आदत है कि आप लेट नाइट स्टडीज़ करो, तो आप अपनी उस आदत को बदल कर आप उसको सुबह में कर दो, क्योंकि वो फिर नहीं चेंज नहीं हो पाएगी आदत। मतलब कि जब उसका ध्यान पढ़ाई में लगे तभी उसको पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो तो यही है जी कि आपको अपना करियर बनाना है जी। तो जैसे कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, तो अगर हम कोई भी आदमी अपने लोगों का ध्यान देगा तो फिर वो अपने एम को हासिल नहीं कर सकता जी। इसलिए जैसा उसे उचित लगता है, जैसे उसके पेरेंट्स का और उसके स्कूल का या कॉलेज का या उसका माहौल है, उस हिसाब से उसे टाइम निकालना है। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो शुरू के 12 घंटे हैं या बाद के 12 घंटे हैं जी, आपकी प्रोग्रेस निकलनी चाहिए, आपका रिजल्ट निकलना चाहिए जी। अगर वो आपके पास रिजल्ट्स हैं तो फिर आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह जल्दी उठते हैं कि रात को देर से जागते हैं। जी जी। तो करियर में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं एक परीक्षार्थी के पास? देखिए, स्कूल के समय से जैसे मैंने कहा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जी, सैनिक स्कूल में अगर आपकी दाखिला पहले से हो जाता है तो वो कॉम्पिटिशन्स, उसके बाद पटवारी, कानूगो, आपकी अलाइड पोस्ट, नायब तहसीलदार, एचएस, आईएएस, आईएफएस, असिस्टेंट कमांडेंट, सारी ही पोस्ट जो हैं ये इसी सिलेबस पर आधारित हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना अपने आप को फोकस करते हैं और कितना हमें गाइडेंस जल्दी मिलती है और हम कितना जल्दी अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जी।
तो आप एक अधिवक्ता हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते आप अब हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो लॉ, जो ये फील्ड है, ये एज अ करियर ये कैसा ऑप्शन है? देखिए, लॉ जो फील्ड है ये करियर के तौर पे, चाहे आप एक अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस करें, जी, चाहे आप जजेस की तैयारी करें, जी, या आप एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जी, तो ये सबसे बेहतरीन फील्ड्स में से एक है। जी, इसमें भी वही है कि प्रोवाइडेड आप कितनी जल्दी उसको तैयार करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को कितना अच्छा समझते हैं, जी, कितना आप हार्डवर्क करते हैं, और आपको गाइडेंस कैसी मिलती है। और जैसे आप जानते हैं कि एक अधिवक्ता की ज़िंदगी में एक सीनियर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो बिल्कुल। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप किस सीनियर के साथ रहते हैं, जी, और कितना उनकी बातों को समझते हैं, तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और हो सकता है, जी, प्रोवाइडेड कि हम एक क्वालिटी के ऊपर काम करें रादर देन कि एक स्ट्रेंथ या रश के ऊपर काम करें। जी। तो लॉ में भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है। तो इसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं परीक्षार्थी? देखिए, लॉ के ऊपर भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जी, हमारा इंडियन पॉलिटी है, जनरल इंग्लिश है, हमारे लॉ के कुछ एक मैगजीन्स हैं, कोई मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, जनरल इंग्लिश में वही वो चीज़ आती है, या लीगल मैगजीन्स उनको कहा जाता है। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम ही हैं। थोड़ा सा उसमें ये है कि लीगल स्टडीज़ का ज़्यादा उसके ऊपर झुकाव रहता है। जी, तो लीगली हम लोग उन चीज़ों को पढ़ें, और बेसिकली जैसे मैंने कहा कि किसी के घर में चोरी होती है, या कोई हेलमेट के बिना यात्रा करता है, तो ये जानकारियाँ एक पढ़े लिखे इंसान से उम्मीद की जाती हैं। और लॉ के एक ग्रेजुएट से, या जो +2 के बाद 5 ईयर लॉ करते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि एंट्रेंस में एटलीस्ट उनको बेसिक लॉ की जानकारी हो और संविधान की जानकारी हो। तो क्या जो ये अभी आपने ये तो बता दिया कि बेसिक जो लॉ है वो उम्मीद की जाती है कि एक परीक्षार्थी को ये पता होगा, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये लॉ की परीक्षा होती है, क्या इसके लिए भी स्टडी मटेरियल पर्टिकुलरली अवेलेबल है मार्केट में? जी बिल्कुल, कुछ एक पब्लिशर्स हैं या जो टीचर्स हैं हमारे HP यूनिवर्सिटी में या 5 ईयर लॉ में, ये लोग स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। जी, और काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है, अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है। तो अगर हम उसको एक बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, जी, तो मुझे नहीं लगता कि लॉ का एंट्रेंस क्लियर करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। जी। और HGS का जो एंट्रेंस होता है वो किस तरह की परीक्षा होती है? जी, उसमें भी जैसे मैंने कहा कि जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जी, तो जितना भी IPC का, कॉन्स्टिट्यूशन का, CRPC का, इंडियन एविडेंस का, जूरिस्प्रूडेंस का, जो भी हमारा सिलेबस है, तो उसको एक कॉम्पिटिटिव तौर पे डिज़ाइन किया गया है। जी, और उससे हमारे कई लोग, जो इवन मेरे भी कुछ एक छात्र जो हैं वो जजेस की पोस्ट पे कार्यरत हैं, जी, तो ये काफ़ी इजी रहता है अगर वो जल्दी ही, मतलब यंग एज में शुरू कर देते हैं, जी। तो इजीली ये पेपर हो सकते हैं। मतलब कि पहले से ही जागरूक रहना होता है एक परीक्षार्थी को आज कि के- मैंने आगे चल के, जैसे कि आपने कहा भी था अपनी पिछले हमारी अभी की बातचीत में, कि इमोशनली जब तक अपने Attached, हम जी। अटैच्ड नहीं होंगे अपने एम से, जी, जी। तब तक थोड़ा मुश्किल है जी, अपने किसी aim भी काम को अटै- करने के लिए जी, उसके प्रति आपका समर्पण बहुत आवश्यक है। जी, जब आप समर्पित होंगे अपने काम के लिए, तो फिर आप किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहेंगे, जी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती। जी। अब देखिए कोई व्यक्ति, कोई परीक्षार्थी है जो समर्पित भी है और काफ़ी उसने मेहनत भी की है, पर कई बार ऐसा देखा गया है, उसको डेस्टिनी कह लीजिए या जी। फिर कुछ और, जी। मेरे पास शब्द नहीं जी, है, जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं अचीव कर पाता है जी। अपने एम को परीक्षाओं में। जी। कई बार ऐसा होता है कि मुख्य परीक्षा में कोई रह जाता है, कोई इंटरव्यू नहीं जी, क्लियर जी। कर पाता है, तो ऐसा देखा गया है कि काफ़ी हताश हो जाते हैं परीक्षार्थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो परीक्षार्थी है उनको क्या करना चाहिए? एज अ गाइड आपसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे हम। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई कंपटीशन क्लियर नहीं होता है, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे जी। कहा जाता है कि भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो कई दरवाजे खोल भी देता है। जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपटीशन किसी से क्लियर नहीं हो तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जी, तो इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग। तो जी। यू हैव टू रीस्टार्ट। जी, इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत इस भारतवर्ष में बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जी, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही एग्जाम है और अगर आपका नहीं हुआ तो आपको उससे हताश होने की आवश्यकता है। जी, इसमें महाकवि शंभू प्रसाद शैले जी की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। जी,
कि उन्होंने कहा था कि हताश लोगों से एक सवाल, हिमालय ऊंचा या बिछेंद्री पाल। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो कंपटीशन है वो एक बहुत सारे रास्ते लोगों के पास हैं जी। वो कर सकते तो डॉक्टर नवनीत लठ, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और जो भी परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इस डिस्कशन से उनको ज़रूर लाभ हुआ होगा, लाभान्वित हुए होंगे और अपनी परीक्षाओं की एक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी वो शुरू कर पाएंगे। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।